स्टूडेंट्स, एसवी एकेडमी रावला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम पढ़ रहे थे कक्षा 12 की अनिवार्य हिंदी पुस्तक सृजन का लेसन नंबर 14 ठेले पर हिमालय। और उसमें हमने पढ़ा था कि किस प्रकार लेखक जब कौसानी की तरफ जा रहा था तो उसे बर्फ़ जैसा कुछ दिखाई नहीं दिया तो वह बड़ा मायूस सा हुआ, परंतु अचानक ही जब उसे बर्फ़ दिखाई दी तो वह बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हुआ और बड़ी हर्षातिरेक यानी कि खुशी से वह बहुत ज़्यादा चिल्लाया। इस प्रकार से हम पढ़ रहे थे। तो उसके पश्चात हम आज पढ़ेंगे उसके आगे वाला अंश। पर उस क्षण, एक क्षण के लिए हिमदर्शन ने हमें जाने क्या भर दिया था। सारी खिन्नता, निराशा, थकावट सब छूमंतर हो गई, यानी कि गायब हो गई। हम सब आकुल हो उठे, बड़े ही व्याकुल हो उठे। अभी ये बादल छंट जाएंगे और फिर हिमालय हमारे सामने खड़ा होगा, निरावृत असीम सौंदर्य राशि हमारे सामने अभी अभी अपना घूंघट धीरे से खिसका देगी और तब सचमुच में मेरा दिल बुरी तरह धड़क रहा था। शुक्ल जी शांत थे, केवल मेरी ओर देखकर कभी कभी मुस्कुरा देते थे, जिसका अभिप्राय था इतने अधीर थे, कौसानी आया भी नहीं और मुंह लटका लिया। अब समझे यहाँ का जादू। डाक बंगले के खानसामे ने बताया कि आप लोग बड़े खुशकिस्मत हैं साहब, 14 टूरिस्ट आकर हफ्ते भर पड़े रहे, बर्फ़ नहीं दिखी। आज तो आपके आते ही आसार खुलने के हो रहे हैं, यानी कि आप बहुत ही खुशकिस्मत हो कि आपको ये किस दिखाई, बर्फ़ वगैरह वहाँ दिखाई दी। नहीं तो कुछ ही रोज़ पूर्व 14 टूरिस्ट आकर 1 सप्ताह तक यहाँ पड़े रहे, परंतु उनको बर्फ़ के दर्शन नहीं हुए, उनको बर्फ़ नहीं दिखी। सामान रख दिया, पर सभी बिना चाय पिए सामने के बरामदे में बैठे रहे और एकटक सामने देखते रहे। एकटक यानी कि लगातार, अनवरत अपनी आंखों से, अपलक, एनिमेश। बादल धीरे धीरे उतर रहे थे और एक एक कर नए नए शिखरों की हम रेखाएं अनावरत यानी कि नग्न हो रही थी। जो ढकी हुई थी अब वो अनावरत हो रही थी, नग्न हो रही थी, अनावरत हो रही थी और फिर सब खुल गया और फिर धीरे धीरे वो सारा का सारा दृश्य हमारे सामने प्रकट हो गया। बाईं ओर से शुरू होकर दाईं ओर गहरे शून्य में धंसती जाती हुई हिम शिखरों
की उबड़ खाबड़ रहस्यमय रोमांचक श्रृंखला। हमारे मन में उस समय क्या भावनाएं उठ रही थी, यह अगर पता होता तो यह खरोंच, यह पीर ही क्यों रह गई होती। सिर्फ एक धुंधला सा संवेदन इसका अवश्य था कि जैसे बर्फ़ की सील के सामने खड़े होने पर मुंह पर ठंडी ठंडी भाप लगती है, वैसे ही हिमालय की शीतलता माथे को छू रही है। हिमालय से जो ठंडी ठंडी हवाएं आ रही थी वो हमारे माथे को छू रही हैं। और सारे संघर्ष, अंतर्द्वंद्व, सारे त्वाब जैसे नष्ट हो रहे हैं। क्यों? पुराने साधकों ने दैहिक दैविक और भौतिक कष्टों को ताप कहा था। 3 प्रकार के ताप होते हैं, ये 3 प्रकार के तप होते हैं, दैहिक दैविक और भौतिक। तो इसीलिए लेखक कह रहा है कि पुराने साधकों ने दैहिक दैविक और भौतिक तीनों प्रकार के कष्टों को ताप कहा था या तप कहा था। और उसमें शमित करने के लिए, शमित का मतलब होता है शांत किया हुआ, यानी कि उसकी जो पीड़ा को शांत करना, किसी को शांत करना। शमित करने के लिए वे क्यों हिमालय जाते थे, पर पहली बार मेरी समझ में आ रहा था। और अकस्मात एक दूसरा तथ्य मेरे मन के क्षितिज पर उदित हुआ। कितनी कितनी पुरानी है यह हिम राशि, यानी कि ये जो हिम राशि है, जो बर्फ़ का भंडार है, ये जो वो कितना पुराना है। जाने किस आदिम काल से, आदिम काल का मतलब है बहुत ही पुराने समय से। आदिम काल से यह है शाश्वत, शाश्वत, लगातार, अविनाशी, जिसका विनाश न हो। हिम इन शिखरों पर जमा हुआ है। कुछ विदेशियों ने इसीलिए हिमालय की इस बर्फ़ को कहा है चिरंतन हिम, एटर्नल स्नो। सूरज ढल रहा था और सुदूर शिखरों पर दर्रे, दर्रे होता है पहाड़ी क्षेत्रों में जो आने जाने का तंग रास्ता होता है, उसको दर्रे कहा जाता है। ग्लेशियर होता है बड़े बड़े हिमखंड। आगे है ढाल और घाटियों का क्षीण आभास मिलने लगा था, धीमा धीमा सा आभास हमें मिलने लगा था। वो धीमी धीमी दिखाई, यानी मध्यम सी दिखाई पड़ रही थी। आतंकित मन से, यानी कि घबराए हुए मन से मैंने यह सोचा था कि पता नहीं इस पर कभी मनुष्य का चरण भी पड़ा है या नहीं, या अनंत काल से इस सूने ढके दर्रों में सिर्फ बर्फ़ के अंदर हूँ हूँ करते बहते रहे हैं। यानी कि विभिन्न प्रकार के विचार उसके मन में आ रहे हैं। आगे है सूरज डूबने लगा और धीरे धीरे ग्लेशियरों में पिघली केसर बहने लगी। बर्फ़ कमल के लाल फूलों में बदलने लगी। घाटियाँ गहरी पीली हो गई। अंधेरा होने लगा तो हम उठे और मुंह हाथ धोने और चाय पीने में लगे। पर सब चुपचाप थे, गुमसुम, जैसे सबका कुछ छिन गया हो, या शायद सबको कुछ ऐसा मिल गया हो जिसे अंदर ही अंदर सहेजने में सब आत्मलीन हो या अपने में डूब गए हों। थोड़ी ही देर के पश्चात चांद निकला और हम फिर बाहर निकले। इस बार सब शांत था, जैसे हिम सो रहा हो। मैं थोड़ा अलग आराम कुर्सी खींचकर बैठ गया। यह मेरा मन इतना कल्पनाहीन क्यों हो गया है। इसी हिमालय को देखकर किसने किसने क्या क्या नहीं लिखा, और यह मेरा मन है कि एक कविता तो दूर, एक पंक्ति हाय, एक शब्द भी तो नहीं जानता। पर कुछ नहीं, यह सब कितना छोटा लग रहा है इस हिम सम्राट के समक्ष। पर धीरे धीरे लगा कि मन के अंदर भी बादल थे जो छंट रहे हैं। कुछ ऐसा उभर रहा है जो इन शिखरों की ही प्रकृति का है, कुछ ऐसा जो इसी ऊंचाई पर उठने की चेष्टा कर रहा है ताकि इनसे इन्हीं के स्तर पर मिल सके। लगा यह हिमालय बड़े भाई की तरह ऊपर चढ़ गया है और मुझे छोटे भाई को नीचे खड़ा हुआ कुंठित और लज्जित देखकर थोड़ा उत्साहित भी कर रहा है।
स्नेह भरी चुनौती भी दे रहा है, हिम्मत है, ऊंचे उठोगे। और सहसा यानी कि अचानक ही सन्नाटा तोड़कर सेन रविंद्र की कोई पंक्ति गा उठा और जैसे तंद्रा टूट गई, जो आलस था वो टूट गया, जो नींद की अवस्था थी वो टूट गई और हम सक्रिय हो उठे यानी कि एक्टिव हो उठे। अदम्य शक्ति, उल्लास, आनंद जैसे हमें छलक पड़ रहा था। सबसे अधिक खुश था सेन, बच्चों की तरह चंचल और चिड़ियों की तरह चहकता हुआ। वह बच्चों की तरह बड़ा ही चंचल था और चिड़ियों की तरह चहक रहा था, यानी कि बड़ा ही नटखट और चंचल स्वभाव का था। बोला, भाई साहब हम तो वंडरस्ट्रक हैं, यानी कि आश्चर्यचकित हैं कि यह भगवान का क्या क्या करतूत इस हिमालय में होता है, यानी कि भगवान क्या क्या करता, क्या क्या कारनामे, क्या क्या जादू इस हिमालय में करता है या क्या क्या जादू इस हिमालय में होते हैं। इस पर हमारी हंसी मुश्किल से ठंडी हो पाई थी। इस पर हमारी जो हंसी थी बड़ी मुश्किल से ठंडी हो पाई थी कि अकस्मात वह शीर्षासन करने लगा। और इस पर हमारी हंसी बड़ी मुश्किल से ठंडी हो पाई थी कि हमने उसको देखा कि वह शीर्षासन करने लगा। शीर्षासन यानी कि सिर के बल पर जो आसन होते हैं वो करने लगा। पूछा गया तो बोला, हम नए पर्सपेक्टिव से, हम नए उद्देश्य से हिमालय देखेगा, यानी कि हम नए उद्देश्य से, हम नए तरीके से क्या करेंगे, हिमालय को देखें। बाद में मालूम हुआ कि वह बम्बई की अत्याधुनिक चित्रशैली से थोड़ा नाराज़ है और कहने लगा, वो सब जीनियस लोग सिर का बल खड़ा होकर दुनिया को देखता है, इसी से हम भी सिर का बल हिमालय देखता है। यानी कि जो जीनियस लोग हैं वो सिर का बल यानी कि सिर के बल खड़े होकर दुनिया को देखते हैं और इसी बल से हम भी किसको देखेंगे, हिमालय को देखेंगे, यानी कि सिर के बल खड़े होकर हिमालय को देखेंगे। आगे है, दूसरे दिन घाटी में उतरकर 12 मील चलकर हम बैजनाथ पहुँचे जहाँ गोमती बहती। तो दूसरे दिन हम वहाँ घाटी से उतरे और 12 मील चलकर हम बैजनाथ पहुँचे जहाँ गोमती बहती है। और गोमती की बड़ी उज्ज्वल जलराशि, बड़ी ही पवित्र सफ़ेद जलराशि से हिमालय की बर्फीली चोटियों की छाया तैर रही थी। पता नहीं उन शिखरों पर कब पहुँचूँ, पर उस जल में तैरते हुए हिमालय से जी भर कर भेंटा और उसमें डूबा रहा। आज भी उसकी याद आती है तो मन पीड़ा उठता है, बड़ा मन उतावला होता है, पीड़ा सी होती है एक प्रकार सी। कल ठेले के बर्फ़ को देखकर वे मेरे मित्र उपन्यासकार जिस तरह स्मृतियों में डूब गए, जिस तरह यादों में डूब गए, उस दर्द को समझता हूँ, उस दर्द को समझता हूँ। और जब ठेले पर हिमालय की बात कहकर हंसता हूँ, और जब ठेले पर हिमालय की बात कहकर हंसता हूँ, तो वह उस दर्द को भुलाने का ही बहाना है। तो वह उस दर्द को भुलाने का ही बहाना है। वे बर्फ़ की ऊंचाइयाँ बार बार बुलाती है और हमें कि चौराहों पर खड़े ठेले पर लदकर निकलने वाली बर्फ़ को ही देखकर अपना मन बहला लेते हैं, अपने मन को सांत्वना दे लेते हैं, मन को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। किसी
ऐसे ही क्षण में, ऐसे ही ठेलों पर लदे हिमालयों से घिरकर ही तो तुलसी ने नहीं कहा था कब हूँ यो रहे यहीं रहने रहोगे, कब हूँ यो रहीं रहने रहोगे, यानी कि कब यहाँ रहने के लिए हम उतावले यहाँ रहने रहेंगे, यानी कि मैं क्या कभी ऐसे भी रह सकूँगा, यानी कि मैं क्या कभी ऐसे भी रह सकूँगा वास्तविक हिम शिखरों की ऊंचाइयों पर, यानी कि ये जो वास्तव में बहुत ऊंचे ऊंचे जो हिम शिखर हैं, क्या मैं कभी ऐसे भी रह सकूँगा। और तब मन में आता है, और तब मन में आता है कि फिर हिमालय को किसी के हाथ फिर मन में आता है, तब मन में आता है कि फिर हिमालय को किसी के हाथ अपना संदेशा भेज दूं, नहीं बंधु, नहीं भाई, आऊँगा मैं, फिर लौटकर वही आऊँगा, उन्हीं ऊंचाइयों पर तो मेरा आवास है, मेरा रहने का स्थान है, वहीं मन रमता है, वहीं मेरा मन है वो प्रसन्न रहता है, उसको अच्छा लगता है, रमता है यानी कि घूमता है, वहीं हिमालय में मेरा मन घूमता है। मैं करूं तो क्या करूं। तो यहाँ ये आपका लेसन कंप्लीट हुआ। इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं वो आपको बढ़िया तरीके से करने होंगे। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। आगे हम पढ़ेंगे आगामी ऑनलाइन क्लास के दौरान नया लेसन उपेंद्र नाथ अश्क का तौलिए। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।